हेलो एवरीवन, दिस इज शिवराज पाटीदार। वेलकम टू नेविगेट इंस्टीट्यूट। हम यहाँ पर व्यापम के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए थे वो सभी सब्जेक्ट वाइज सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने सर्वेइंग सब्जेक्ट उठाया था, जिसके कुछ नंबर ऑफ जो एग्जाम्स हुई हैं आपके अलग अलग 2016, 17, 18 और 2020 में। इन सभी के हमने सर्वेइंग से जितने क्वेश्चन आए थे वो अलग अलग वीडियोज़ में हमने देख लिए हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखे तो एक बार डिस्क्रिप्शन में जाकर या प्लेलिस्ट में जाकर सर्वेइंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, तो सभी हम देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सोम के जितने प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं क्वेश्चंस और जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं सोम से, उन कंसेप्ट को भी हम देखते जाएंगे। तो सबसे पहले हमने उठाया है 3 अप्रैल 2016 फर्स्ट शिफ्ट का पेपर, जिससे आपसे क्वेश्चन बना था सोम का। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था सोम से आपसे कि व्हाट इज द मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड बेस्ट सुटेड फॉर। जो मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है इन 4 दिए गए ऑप्शन में से किसके लिए बेस्ट रहेगी, किसके लिए आपकी बेस्ट रहेगी। तो डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर्स के लिए भी कर सकते हो, रिजिड के लिए भी कर सकते हो, स्पेस के लिए भी और ट्रस्ड बीम वगैरह के लिए भी आप मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड वगैरह एनालिसिस यूज कर सकते हैं। बट ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट या सही से, या जिससे रिजल्ट आपको ज़्यादा सही से मिल जाए मैथमेटिकली, तो ज़्यादा कौन सा होता है, रिजिड फ्रेम, या इसी को हम बोलते हैं गाइस पोर्टल फ्रेम। पोर्टल फ्रेम की स्टडीज के लिए हम जनरली प्रेफर करते हैं एमडीएम मेथड को या डिस्प्लेसमेंट मेथड की मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को। अगर स्पेस फ्रेम है जैसे आपका या ट्रस्ड बीम है, तो ट्रस्ड बीम्स को एनालिसिस करने के लिए जनरली हम कौन सी स्टिफनेस मेथड्स को फॉलो करते हैं, जैसे आपका यूनिट लोड मेथड या फिर इनडिटर्मिनेट पिन जॉइंटेड ट्रस होते हैं, उनको भी एनालिसिस करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, हमारे जो स्टिफनेस मेथड है या फोर्स मेथड है, कैस्टिग्लियानो थ्योरम, यूनिट लोड मेथड, उनका उपयोग करते हैं। तभी हमसे क्या पूछा गया था, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड किसके लिए सुटेबल है, तो आंसर रहेगा हमारा रिजिड फ्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर अगर हम मूव करें तो क्या पूछा था आपसे, क्या कैंटिलीवर बीम इज शोन इन द फिगर, व्हाट इज द मूवमेंट टू बी अप्लाइड एट फ्री एंड फॉर जीरो वर्टिकल डिफ्लेक्शन। ध्यान से देखिएगा, आपसे क्या बोल रहा है कि एक डायग्राम दिया गया है और इस डायग्राम पर वर्टिकल लोड दिख रहा है आपको यहाँ पर 9 किलो न्यूटन। कितना है, 9 किलो न्यूटन, और स्पेस दे रखा है यहाँ पर आपको 2 मीटर का। मतलब जो फ्री एंड से फिक्स्ड एंड के बीच की दूरी कितना है गाइस, हमारा 2 मीटर, 9 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है। तो इसके कारण जो डिफ्लेक्शन आएगा, तो इस डिफ्लेक्शंस को रोकने के लिए फ्री सपोर्ट पर कितना मूवमेंट अप्लाई कर दें कि वो आपका क्या कर दें, इस डिफ्लेक्शंस को रोक दे, और किस नेचर का, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो आपको ये भी रिजल्ट निकाल कर बताना होगा। तो डिफ्लेक्शंस वगैरह के फार्मूले देखते हैं हम, वहाँ से क्वेश्चन आया है। तो जैसे देखें आप, ये 9 किलो न्यूटन है गाइस, दो मीटर। अब गाइस इस लोडिंग के कारण जो डिफ्लेक्शन होगा, वो डिफ्लेक्शन क्या होगा हमारा, ये डेल्टा 1 मान लीजिए आप। क्लियर है, कितना होता है, तो डेल्टा 1 इज इक्वल टू होता है आपका PL क्यूब अपॉन 3I। तो डेल्टा 1 कितना हो जाएगा हमारा, P आपके पास है 9, L है आपके पास 2 का क्यूब अपॉन 3I। तो ये भी क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो क्या बोला है कि व्हाट इज द मूवमेंट टू बी अप्लाइड एट फ्री एंड फॉर जीरो वर्टिकल डिफ्लेक्शन। अगर इस डेल्टा 1 को क्या करना है, मुझे जीरो करना है, तो कितना मूवमेंट अप्लाई करोगे गाइस। अगर ये डिफ्लेक्शन आपका नीचे की तरफ हो रहा है, जिसको रोकना है, तो आपको ऊपर की तरफ ले जाना पड़ेगा। क्लियर है, तब देखिए आप, अब अगर इस बॉडी को आपको डिफ्लेक्ट होने से बचाना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको मूवमेंट ऊपर की तरफ अप्लाई करना पड़ेगा। तो मूवमेंट क्या करोगे आप गाइस, मूवमेंट अप्लाई करोगे कहां पर, एम। तो ये क्या हो जाएगी, बॉडी आपकी डिफ्लेक्ट हो जाएगी। कितना, तो ये मान लीजिए कि डेल्टा 2 है एम के कारण। ये स्पान तो आपका एल ही है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर डेल्टा 2 कितना आता है, तो मूवमेंट के कारण कितना आता है गाइस हमारा, ML² अपॉन 2EI। तो कितना निकलेगा डेल्टा 2, ML कितना है 2 का स्क्वायर 2EI।
अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि डेल्टा वन को मुझे जीरो करना है, तो इन दोनों को क्या कर दो, इक्वेट कर दो, तो जो रिजल्ट आएगा वो आपको m की वैल्यू दे देगा। तो क्या दे देगा आपको m की वैल्यू। तो क्या निकालेंगे हम, फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम या जीरो वर्टिकल डिफ्लेक्शन, क्या करेंगे हम, डेल्टा वन इज इक्वल टू डेल्टा टू, डेल्टा वन इज इक्वल टू डेल्टा टू, और मीन्स क्या हो जाएगा 9 इंटू टू का स्क्वायर, सॉरी क्यूब, और अपॉन है आपका कितना, इक्वल टू डेल्टा टू की वैल्यू कितना है गाइस, तो डेल्टा टू की वैल्यू है आपके पास बस। अब क्या करना है, इसका रिजल्ट निकाल कर आपको इसको सॉल्व कर देना है। तो गाइस हम इसको यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पर क्या आएगा रिजल्ट, m की वैल्यू देखिए आप, ei से ei कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 3, और बचा यहाँ पर कितना आपका 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब से 2 स्क्वायर का जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 2, मतलब यहाँ पर बचेगा आपका 4 इंटू 3 मतलब हो जाएगा गाइज हमारा 12 किलो न्यूटन मीटर। क्लियर है। अब 12 किलो न्यूटन ऑप्शन देखा अगर आपने, तो ऑप्शन आपको 2 मैच हो रहे हैं, ऑप्शन कितने हो रहे हैं, 2 में, 12 किलो न्यूटन 12 किलो न्यूटन मीटर। बात क्या करना है, ये आपने कौन सा अप्लाई किया, क्लॉकवाइज, कौन सा किया गाइस हमने, घड़ी की सुई की दिशा में, क्लॉकवाइज। तो आंसर कौन सा होगा, 12 किलो न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में आपका मोमेंट अप्लाई करेंगे, तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन आपका 0 हो जाएगा जब 9 किलो न्यूटन फोर्स लग रहा होगा। तो ये क्लियर है हमको। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम मूव करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप बोलते हैं कोई कि आप टॉस से क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो बेसिक से क्वेश्चन आ जाते हैं, और ये कैंसिल भी नहीं हुआ है। क्या पूछा गया था कि व्हाट इज द नंबर ऑफ मेंबर्स एंड नंबर ऑफ जॉइंट्स इन अ परफेक्ट फ्रेम इज गिवन बाय, वी नो दैट ds कैसे निकालते हैं, तो ds को परफेक्ट फ्रेम निकालना है, ds इक्वल टू होता है आपका फ्रेम के लिए 3m प्लस r माइनस 2j। क्लियर, रिएक्शंस के टर्म्स में देखें अगर आप। अब यहां पर वो बोल रहा है कि नंबर ऑफ मेंबर्स एंड नंबर ऑफ जॉइंट्स इन अ परफेक्ट फ्रेम इज समथिंग, तो आपको रिएक्शंस यहां पर कितनी आती हैं जनरली, रिजिड फ्रेम के लिए, रिजिड फ्रेम के लिए 3 कंसिडर कर लेते हैं। अब आगे देखें अगर आप, तो आगे देखेंगे तो क्या होगा, कंडीशंस फॉर परफेक्ट फ्रेम, फॉर परफेक्ट फ्रेम, तो परफेक्ट फ्रेम के लिए आपका एम का जो कंडीशन है वो क्या होना चाहिए, तो एम इज इक्वल टू 2j माइनस 3, एम किसके बराबर होना चाहिए हमारा, 2j माइनस 3। और यहाँ पर m को किसके इक्विवेलेंट रखा है उसने, n के इक्विवेलेंट रखा है, तो आप इसको n भी लिख सकते हैं, n इक्वल टू 2j माइनस 3। अगर आपसे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ लें कि फॉर परफेक्ट फ्रेम की जगह वो आपसे पूछ लें कि फॉर रिडंडेंट, कौन सा होता है यार, इंटरनली रिडंडेंट या फिर इनडिटर्मिनेट फ्रेम, इनडिटर्मिनेट फ्रेम। तो इनडिटर्मिनेट फ्रेम के लिए गाइस हमारा जो m वैल्यू होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन 2j माइनस 3, 2j माइनस 3। अगर गाइस वो आपसे पूछ लेता है डेफिशिएंट, डेफिशिएंट मतलब वो अनस्टेबल टाइप का स्ट्रक्चर है, उसको हम बोलते हैं डेफिशिएंट ट्रस, फॉर डेफिशिएंट मेंबर, डेफिसिट मेंबर या फ्रेम, क्या हो जाएगा कंडीशंस, तो कंडीशन हो जाएगा कि ये m या जो n वैल्यू है वो लेस देन हो जाए आपका 2j माइनस 3 से। तो ये कंडीशंस भी हम याद रखें।
क्या है, अगर परफेक्ट फ्रेम है तो m इक्वल टू 2j-3, अगर इनडिटर्मिनेट या रिडंडेंट रहेगा मतलब एक्स्ट्रा मेंबर है, एक्स्ट्रा आपके पास कंडीशन है, तो उससे क्या आपका रिजिडिटी बढ़ जाएगी, स्टिफनेस स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये आपका कितना हो जाएगा, m ग्रेटर देन 2j-3। और अगर मेंबर में कहीं पर अनस्टेबिलिटी है या कमज़ोर है तो वहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, डेफिशिएंट ट्रस, मतलब वो मेंबर आपका क्या है, अनस्टेबल टाइप का स्ट्रक्चर है, वो कोई लोड बियर नहीं कर पाएगा। n लेस देन 2j-3 कंडीशंस। नेक्स्ट सॉरी, इसका आंसर जो हम बताएंगे तो क्या होगा आंसर आपका कि n इक्वल टू 2j-3। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम मूव करें तो क्या लिखा गया है कि व्हेन बोथ एंड्स ऑफ अ कॉलम आर फिक्स्ड, बोथ एंड्स ऑफ ए कॉलम आर फिक्स्ड, तो ये कर दिया हमने, बोथ एंड्स ऑफ द कॉलम आर फिक्स्ड, द क्रिपलिंग लोड इज F। क्रिपलिंग लोड कितना आ रहा है उसका, मतलब कॉलम का आपने जब क्रिपलिंग लोड, तो ये डायग्राम कैसे बनता है आपका, डिफ्लेक्टेड शेप इसका ये, और अगर इसकी यह लेंथ L है तो ये इफेक्टिव लेंथ कितना हो जाता है, L/2। क्लियर है। तो यहाँ पर जो क्रिपलिंग लोड दिया है, क्रिपलिंग लोड F या यूलर्स लोड भी बोलते हैं इसको, PE, तो यूलर्स लोड कैसे निकालते हैं, π² EI अपॉन L इफेक्टिव स्क्वायर, L इफेक्टिव स्क्वायर। तो ये कितना निकलेगा, तो ये गाइस हमारा निकलेगा F वैल्यू 4 टाइम्स ऑफ π² EI अपॉन L। 4 कहाँ से आया है, L की वैल्यू कितना है, L/2 है, L E का स्क्वायर है, मतलब L/2 का स्क्वायर, तो L/2 ऊपर जाएगा तो ये 4 हो जाएगा आपका। क्लियर है। सेकंड कंडीशन देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फिर अगेन वो ये इतना हमने कर लिया है यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व। इफ वन एंड ऑफ द कॉलम इज फ्री, इफ वन एंड ऑफ द कॉलम इज मेड फ्री, देन द वैल्यू ऑफ क्रिपलिंग लोड विल बी चेंज टू। तो क्रिपलिंग लोड कितना हो जाएगा, अगर आप इन दोनों में से कोई एक एंड को फ्री कर दें तो ये F से कितना F बन जाएगा, देखिए F/4, F/2, F/16 या 4F कितना बन जाएगा, ये हमको दिखाना है। तो आपसे क्या बोल रहा है, इसी कॉलम को आपने क्या कर दिया है, एक एंड इसका फिक्स्ड करके दूसरा एंड फ्री कर दिया। तो मान लीजिए कि स्ट्रक्चर आपका ये कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पर गाइस इसकी लेंथ तो वही L है, और इसकी जो एक्सपांशन हो जाता है वो कितना हो जाता है, L इफेक्टिव 2 टाइम्स ऑफ L। क्लियर है। मान लीजिए, क्या मान लें हम कि इसके लिए जो आपका क्रिपलिंग लोड है, वो क्रिपलिंग लोड कितना आ रहा है, तो वो F है। क्रिपलिंग लोड कितना है इस स्ट्रक्चर्स के लिए, F' है। तो कितना हो जाएगा, π² EI अपॉन LE। LE कितना है, 2 टाइम्स ऑफ L, मतलब कितना हो जाएगा, 4L²। होगा कि नहीं। क्लियर है। अब F' की वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि चेंज द वैल्यू कितना हो जाएगा, F की वैल्यू बताना है। तो कितना हो जाएगा इन चारों ऑप्शंस में से, वो F π² EI अपॉन 4L²। गाइज अगर इस 4 को यहीं रखें और π² EI अपॉन L की वैल्यू रखें तो कितना आ रही है, तो यहाँ से अगर आप देखें, यहाँ से अगर हम F/4 कर दें तो ये किसकी वैल्यू आ रही है, π² EI अपॉन L²। ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर F' की वैल्यू पुट कर देंगे। क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, π² EI अपॉन L², ये अपॉन में तो 4 है सही, तो ये रख दिया हमने 1/4, और ये कितना है, π² EI अपॉन L, ये है आपके पास F/4। तो कितना हुआ है, तो हमारा जो F' बन रहा है गाइस, फोर 4 जा 16, तो कितना बनेगा हमारा 16 F/16 है। क्लियर है। तो आंसर ध्यान में रहेगा, मतलब कैसे कंसेप्ट है, सॉरी आंसर क्या ध्यान में रखना, हमको क्या ध्यान में रखना है, कंसेप्ट की क्या से क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके से। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा भी आप हमने ये आपसे, तो इसका आंसर क्या रहेगा, F/16। तो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम मूव करें तो वो क्या पूछ रहा है आपसे कि मैच द फॉलोइंग, इन निम्नलिखित टर्म्स को आप मिलाइए। कैसे कि यंग्स ऑफ मॉडुलस, पॉइजन्स रेशियो, बल्क मॉडुलस और रिजिडिटी मॉडुलस या शियर मॉडुलस बोलते हैं। इसको अगर मैं ई से रिप्रेजेंट कर दूं, पॉइजन्स रेशियो को मैं म्यू से रिप्रेजेंट करता हूं, बल्क मॉडुलस को आप के से रिप्रेजेंट करते हैं, और रिजिडिटी को आप मेजर करते हैं जी से। जैसे
क्लियर है। अब यहां पर इन सभी की डेफिनेशन दिया है। लेटरल स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं आप, इसको बोलते हैं हम पॉइजन्स रेशियो। तो आप यहां से डेफिनेशंस बनाते जाएंगे। ई क्या होता है, तो ई की डेफिनेशन देखिए किस में ला कर रही है, तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट, स्ट्रेस स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट, यह टर्म्स होगी क्या, तो बिल्कुल आपका स्ट्रेन, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट शियर स्ट्रेस तो शियर स्ट्रेन तो होगा नहीं, आपका शेयर मॉडुलस होता है और डायरेक्ट, तो यहाँ पर यही होगा स्ट्रेस स्ट्रेन विद इलास्टिक लिमिट। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ई मैच कर रहा है बी से, तो मतलब जो वन ऑप्शन है वो मैच कर रहा है आपका बी से। दूसरा देखें अगर हम कौन सा म्यू, म्यू मतलब पॉइजन्स रेशियो, तो ये किससे मैच कर रहा है, तो पॉइजन्स रेशियो लेटरल स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए से। बात करें अगर हम 3 की, तो 3 क्या है आपका बल्क मॉडुलस मतलब के वैल्यू, ये किससे मैच कर रहा है, तो बल्क मॉडुलस होता है आपका डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो कहां पर जा रहा है, डायरेक्ट स्ट्रेस टू करस्पॉन्डिंग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब डी ऑप्शन पर। और बात करें अगर हम 4 की, तो 4 टर्म्स में आपके पास जी, शेयर मॉडुलस होता है गाइस हमारा, शेयर मॉडुलस होता है शेयर स्ट्रेन टू शेयर स्ट्रेन, तो शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन है आपके पास सी वैल्यू। क्लियर है, तो ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, बी ए डी सी, 1 के साथ में क्या बी, 2 के साथ में ए, 3 के साथ में डी और 4 के साथ में सी, 3D 4C 2A एंड 1B, मतलब ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट मैच हो रहा है। क्लियर है, कितना अच्छा सा क्वेश्चन था और आपका पूरा सॉम का कंक्लूजन पूछ लिया आपसे यहाँ से, क्योंकि सारे टर्म्स हम अलग अलग यूनिट में पढ़ते हैं इसको। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम मूव करें तो क्या पूछा गया था कि द स्ट्रेन एनर्जी ऑफ अ बीम इज, स्ट्रेन एनर्जी ऑफ अ बीम किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो आप मतलब यहाँ पर क्या बताया कि इंडिपेंडेंट ऑफ शियर फोर्स इन द बीम, कि मतलब बीम की शियर फोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ बेंडिंग मूवमेंट इन द बीम उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, मतलब उससे स्वतंत्र रहेगा, मतलब डिपेंड नहीं कर रहा, एंड सेम एज टोटल पोटेंशियल एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वही स्ट्रेन एनर्जी होती है क्या, या फिर नन ऑफ दिस, ये क्या है आपका, मतलब इन तीनों में से कोई सही हो रहा है या फिर नन ऑफ दीज आएगा। तो गाइस सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है। स्ट्रेन एनर्जी अगर हम बात करें तो फ्लेक्सुरल स्ट्रेन एनर्जी, एक्सियल स्ट्रेन एनर्जी अलग अलग। स्ट्रेन एनर्जी मतलब रिजर्व स्ट्रेंथ, या थ्रू डिफॉर्मेशन जो बॉडी आपका क्या करती है, थ्रू डिफॉर्मेशन लोड को अगर रजिस्ट करें तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी। एनर्जी स्टोर्ड, जैसे आप एनर्जी जिसको स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आप पुश कर रहे हैं, पुश होने पर उसने डिफॉर्मेशन ले लिया, पुश मतलब क्या, वो दब गई ना स्प्रिंग, तो उसने एनर्जी को स्टोर किया, जैसे आपने फोर्स को हटाया तो वो स्प्रिंग वापस रिलोड हो चुका, मतलब रिगेन कर लिया अपना शेप, तो डिफॉर्मेशन वापस रिमूव हो चुका है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी रिमूवल, एनर्जी स्टोर्ड। तो यहाँ पर अगर एक्सियल फोर्स आ रहा हो तो एक्सियल फोर्स को रजिस्ट करवाए तो स्ट्रेन एनर्जी, एक्सियल स्ट्रेन एनर्जी, बीम के केस में हो तो फ्लेक्सुरल स्ट्रेन एनर्जी हो जाए, शियर फोर्स के टर्म्स में हो तो शियर एनर्जी, ट्विस्टिंग के टर्म्स में हो तो टॉर्सनल स्ट्रेन एनर्जी। तो कितनी होती है हमारे पास, 4 स्ट्रेन एनर्जी होती हैं। तो देखिए जैसे आप एक्सियल स्ट्रेन एनर्जी, उसको अगर आप यू से रिप्रेजेंट करें तो वो कितना होता है, 1/2 एरिया, स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है, एरिया अबाउट स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, एरिया बिटवीन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व विद इन इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड योर स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू एप्सिलॉन, या इसी को हम पढ़ते हैं सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ई, क्योंकि इसको से एप्सिलॉन को मतलब स्ट्रेन, तो इसको क्या लिख सकते हैं, सिग्मा अपॉन ई, तो सिग्मा और सिग्मा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन ई। अगर सेकंड एनर्जी की बात करें तो नेक्स्ट एनर्जी क्या हो जाएगी गाइस हमारी, फ्लेक्सर स्ट्रेन एनर्जी। फ्लेक्सर स्ट्रेन एनर्जी होती है हमारी 1/2 m स्क्वेयर L अपॉन ई आई, एम स्क्वेयर L अपॉन ई आई। और बात करें अगर हम नेक्स्ट टर्म्स की तो वो कौन सी है आपकी, शियर स्ट्रेन एनर्जी। ये कितनी होती हैं, ये होती हैं शियर फोर्स V स्क्वेयर या शियर स्ट्रेसेस V स्क्वेयर L अपॉन 2 टाइम्स ऑफ जीजे। क्लियर है। और नेक्स्ट जो लास्ट टर्म्स होती हैं वो हमारी होती हैं टॉर्सनल स्ट्रेन एनर्जी। टॉर्सनल स्ट्रेन एनर्जी U इज इक्वल टू T स्क्वेयर L अपॉन 2 टाइम्स ऑफ जीजे। क्लियर है। और ये टर्म्स अगर आप यहाँ पर लिखें P स्क्वेयर L अपॉन ए में भी हो जाती हैं। इसको और क्या लिख सकते हैं आप,
मैं यहाँ पर लिख देता हूँ P²L/2 पर यूनिट वॉल्यूम के टर्म्स में अगर हम इसको कंसिडर करेंगे तब। तो ये P²L/2 हो गया। इस ए टर्म्स को बोलते हैं हम एक्सियल रिजिडिटी, इसको हम बोलते हैं फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, और इन टर्म्स को बोलते हैं टॉर्सनल रिजिडिटी। यहाँ पर पूछा गया था कि किसके ऊपर डिपेंड नहीं करते। देखिए जो आपकी स्ट्रेन एनर्जी होती है वो शियर फोर्स के ऊपर भी डिपेंड करेगी बीम के केस में, क्लियर है, किसमें, बीम के केस में आपका इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा शियर फोर्स के ऊपर, और फ्लेक्सुरल मेंबर है तो फ्लेक्सुरल मेंबर है तो मतलब आपकी मूवमेंट के ऊपर भी डिपेंड करेगा। इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब डिपेंडेंट ऑफ शियर फोर्स आता और डिपेंडेंट ऑफ बेंडिंग मूवमेंट इन द बीम। तो ये दोनों ऑप्शन सही होते हैं। और सेम एज टोटल पोटेंशियल एनर्जी अलग होती है आपकी, वो आपकी पोटेंशियल मतलब बीम किस पोजीशंस पर है, किस एलिवेशन से कितनी हाइट पर है, तो उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। तो ये अलग टर्म्स हैं, तो दोनों एक जैसी नहीं होगी। तो मतलब ये आपका आंसर होगा नन ऑफ दिस, इसमें से कोई सा भी मैच नहीं हो रहा है। क्लियर। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, उसकी पोजीशंस कहाँ पर है, डेटम से कितना ऊपर है या नीचे है, तो उसमें जो एनर्जी एग्जिस्ट होगी, जैसे बीम आपका प्लेटफॉर्म पर रखा हुआ है तो उसमें कोई गति नहीं आएगी, बट उस बीम को लटका दिया है, उसको अगर आप छोड़ दो तो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा ना। तो वो उसकी एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, किसकी पोजीशंस के कारण उसमें जो एनर्जी है तो वो अलग होगी। हाँ, यूनिट बोल सकते हो कि स्ट्रेन एनर्जी की और पोटेंशियल एनर्जी की जो यूनिट है वो आपकी सेम होगी, बट सेम मतलब नहीं होगा कि वैल्यूज इनकी सेम आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर अगर हम मूव करें गाइस, तो क्या पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी यील्ड लोकस इज, मतलब जो आपका यील्डिंग होगा तो उस यील्डिंग का जो डायग्राम बनते हैं आपके अलग अलग थ्योरीज के, थ्योरीज ऑफ फेलियर 5 दिए गए हैं हमको। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जो 5 थ्योरीज ऑफ फेलियर है उन सभी के अलग अलग डायग्राम बनते हैं, जैसे इलिप्स, हेक्सागोन, रोम्बस या फिर हेक्सागोन, ये आपके डायग्राम बनते हैं। तो इसके लिए जो बनेगा उसका कौन से टाइप का स्ट्रक्चर होगा, किसके लिए, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी के लिए जो डायग्राम बनेगा उसके लिए कौन सा डायग्राम होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, या इसी को हम क्या बोलते हैं गाइस, हमारा हैग्स थ्योरी, इसी को क्या बोलते हैं आप, हैग थ्योरी। तो यहां पर देख लेते हैं कि किसके लिए कौन सा डायग्राम बनता है, तो ये भी आप ध्यान रखें। मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, या इसी को आप बोलते हैं गाइस हैग्स थ्योरी, और इसके लिए जो डायग्राम बनता है वो बनता है आपका एज अ इलिप्स। कैसा बनता है गाइस, हमारा इलिप्स जैसा डायग्राम बनता है इसका, और ये इलिप्स आपका क्या कहलाएगा, इसका जो सेंटर रहेगा वो यील्डिंग लोकस का आपका सेंटर कहलाएगा। क्लियर है, तो ये टर्म्स भी हमको क्लियर है। तो फिर दूसरे टर्म्स के लिए भी देख लें हम। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, या इसी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी को मैं पढ़ता हूं एज अ, हम क्या पढ़ते हैं इसको, रैंकाइन्स थ्योरी, रैंकाइन्स थ्योरी। और इस रैंकाइन्स थ्योरी के लिए गाइस हमारा जो डायग्राम है वो है आपका एज अ रोम्बस। क्या है, रोम्बस। नेक्स्ट जो है वो है आपका मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, इसी को हम बोलते हैं सेंट विनांट्स थ्योरी। क्या है, अगर आपका मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी मतलब जो स्ट्रेन कंसेप्ट पर बेस्ड हैं, और एक होती है हमारी स्ट्रेस कंसेप्ट पर, तो स्ट्रेन जो कंसेप्ट पर हैं उसके लिए जो डायग्राम बनेगा आपका वो आपका कौन सा होगा, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी। इसके लिए सॉरी गाइस, इसके लिए रोम्बस बनता है। इसके लिए क्या बनेगा गाइस, हमारा रोम्बस, चतुर्भुज बनेगा, कौन सा, समांतर चतुर्भुज। और इसके लिए बात करें अगर हम, इसके लिए बनता है स्क्वायर। इसके लिए बनता है स्क्वायर। तो हेक्सागोन किसके लिए बनता है, तो हेक्सागोन बनता है आपका शियर स्ट्रेस थ्योरी के लिए। किसके लिए बनता है गाइस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी के लिए आपका बनता है हेक्सागोन। यहां पर लिख देंगे हम मैक्सिमम
shear stress theory, मैक्सिमम shear स्ट्रेस थ्योरी के लिए जो डायग्राम बनेगा वो कौन सा बनेगा? मैक्सिमम shear स्ट्रेस थ्योरी, इसी को हम बोलते हैं गेस्ट थ्योरी। और कौन सा बनेगा हमारा? तो वो बनेगा हमारा हेक्सागोन। क्या बनेगा? हेक्सागोन। बात करें अगर हम लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थ्योरी होती है डक्टाइल मटेरियल के लिए, डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, ये इसी को हम बोलते हैं हेनकी थ्योरी। और इसके लिए अगेन आपका क्या बनता है? एज अ इलिप्स। तो ये एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाए तो ये भी हम ध्यान रखें कि हेक्सागोन किसके लिए बनता है, हेक्सागोन किसके लिए बनेगा? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी के लिए। इलिप्स किसके लिए बनेगा? डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी और मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। ये जो दोनों थ्योरी हैं ये सुटेबल हैं आपका डक्टाइल मटेरियल के लिए। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी और डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी दोनों आपके डक्टाइल मटेरियल के लिए सुटेबल है, और ऊपर की तीनों थ्योरी आपके ब्रिटल मटेरियल के लिए सुटेबल है। क्लियर है? ब्रिटल मटेरियल के लिए कितनी है? 3 थ्योरीज हैं। डक्टाइल मटेरियल के लिए हमारा कितना है? 2 थ्योरीज हैं। सर्कल तो बनता नहीं है, रेक्टेंगल या स्क्वायर की बात करें तो आपका प्रिंसिपल स्ट्रेस में बनता है। किसमें बनता है? आपका प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी में। तो यहाँ पर आंसर जो आएगा वो हमारा रहेगा कैन इलिप्स फॉर्म होगा, एन इलिप्स फॉर्म फॉर अ मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। देन मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या पूछा गया है आपसे कि व्हाट डज द एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व रिप्रेजेंट? एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है? ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको, बट फिर एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर ये होता है आपका स्ट्रेन और ये होता है आपका स्ट्रेस। इसके लिए अगर आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाएं किसी बॉडी के लिए, और फिर बाद में आपका प्लास्टिसिटी या फिर डक्टाइल मटेरियल है तो प्लास्टिसिटी और ये यील्डिंग वगैरह आएगा, और अगर नॉर्मल मटेरियल है ब्रिटल टाइप का तो उसके लिए आपका ये इरेगुलर शेप कुछ भी आ सकता है। अब यहाँ पर देखें हम, ये एरिया ले लें आप, स्ट्रेन एनर्जी, सॉरी मतलब आप यहाँ पर क्या ले लें? एरिया अंडर दिस कर्व। क्या लिखा है? एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो ये एरिया हो जाएगा इसका। तो एरिया कैसे निकलेगा? ट्रेंगल बन गया है तो 1/2 कितना? 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, ये 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है? एप्सिलॉन। हाइट कितना है? सिग्मा। और ये भी पढ़ा है हमने, इसी को क्या बोलते हैं हम? स्ट्रेन एनर्जी। इसी को क्या बोलते हैं हम? स्ट्रेन एनर्जी या इंटरनल एनर्जी या नॉर्मल एनर्जी। तो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हुआ क्या? नहीं हुआ। टफनेस ऑफ मटेरियल होता है क्या? नहीं होता है। ये होता है कि अगर आप अल्टीमेट पॉइंट जो है उसके लिमिट के अंदर आप पूरा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का, जो डक्टाइल मटेरियल है या माइल्ड स्टील है उसका जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है उसमें जो अल्टीमेट पॉइंट होता है, फ्रैक्चर पॉइंट होता है, उन पूरे एरियाज का अगर आप एरिया ले लें, एरिया अंडर द होल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, देन वो देता है आपको मॉडुलस ऑफ टफनेस। ठीक है? तो मॉडुलस भी नहीं हो, मतलब यहाँ पे टफनेस ऑफ मटेरियल भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है क्योंकि ये स्ट्रेंथ है, और हार्डनेस ऑफ मटेरियल भी रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ये रिप्रेजेंट करेगा एनर्जी रिक्वायर्ड टू कॉज फेल्यूर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम मूव करें तो क्या पूछा गया है? एट व्हाट डिस्टेंस डज द सेंटर ऑफ सॉलिड हेमिस्फेयर विद रेडियस आर, एक सॉलिड हेमिस्फेयर है जिसकी रेडियस कितना है गाइस आपको गिवन? आर। तो लाई ऑन द सेंट्रल रेडियस, तो उसका जो सेंटर होगा सेंट्रल रेडियस से कितनी दूर पर लाई करेगा उसका सीजी, मतलब वो आपसे पूछा गया है। तो देखें अगर आप ये हेमिस्फेयर बना लें, अगर हम ये हेमिस्फेयर है, इसकी जो रेडियस गिवन है गाइस हमको, रेडियस कितना है इसके सेंटर से? तो इसके सेंटर से जो रेडियस गिवन है वो है आपको स्मॉल आर। आपसे पूछ रहा है किसका सेंटर कहाँ पर लाई करेगा? तो सीजी कहाँ पर लाई करता है? हाफ सर्कल का। हाफ सर्कल का सीजी कहाँ पर लाई करता है? 3r/8। तो ये आपका सीजी जो लाई करेगा इस लोकस से कितना लाई करेगा? 3r/8। क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन में मैच हो रहा होगा कहीं पर क्या? तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो रहा है कि 3r/8। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम मूव करें तो क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बीम इज लाइकली टू हैव पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्सर? किस टाइप के
बीम में आपका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर बनेगा। तो गाइस हम वो क्वेश्चंस भी देख रहे हैं जैसे जो एग्जाम वगैरह में कहीं पर कैंसिल हो जाते हैं या किसी ऑब्जेक्शंस के कारण या किसी एम्बिग्विटीज के कारण या एक दो ऑप्शंस आपके मैच हो रहे हो या कुछ गलतियां हो, तो उस क्वेश्चंस को भी कैसे सुधार सकते हैं या क्या गलतियां हो सकती हैं वो भी हम, जैसे व्यापम में होते हैं ना जैसे कैंसल्ड क्वेश्चन, तो वो वाले क्वेश्चंस भी हम देख रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चंस आपका यहाँ पर कैंसल्ड क्वेश्चन है, क्लियर है। तो ऐसे ही आपका कैंसल्ड क्वेश्चन कैसे है इसको हम देख लेते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग बीम इज लाइकली टू हैव पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। इसका मतलब क्या है कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर है, और पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर क्या होता है कि इट्स अ पॉइंट where bending moment changes sign, that is positive to negative और वाइस वर्सा। क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट आपका क्या कर रहा होगा, अपना नेचर चेंज कर रहा होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव नेचर में जा रहा होगा, या फिर वही मतलब हैगिंग से सैगिंग की तरफ या सैगिंग से वापस हॉगिंग में आएगा, या वाइस वर्सा। क्लियर है। तो यहाँ पर टर्म्स, तो कैंटिलीवर बीम में आपका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर आता है क्या, जनरली नहीं आता है। क्लियर है। कहीं आपका कैंटिलीवर बीम में आपका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर नहीं बनता है, सिंपली सपोर्टेड बीम में भी नहीं बनता है। बीम फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, तो इसमें जरूर आपका क्या बनता है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर बनते हैं, और इसमें दो आते हैं आपके, अगर दोनों क्या लिखा है बीम फिक्स्ड एट बोथ एंड, तो इसमें दो आपके क्या बनते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर आता है। जनरली बीम आपका अगर ओवरहैंगिंग हो तो इसमें भी कम से कम आपका एक क्या आएगा, पीओसी या फिर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर फॉर्म होगा। यहाँ पर बीम विद ओवरहैंगिंग अगर हुआ तो भी आपका क्या होगा, वहां पर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर आएगा। तो कौन से ऑप्शन, ये भी ऑप्शन सही हो रहा है और ये भी ऑप्शन सही हो रहा है। तो बाय व्यापम दिस क्वेश्चन वाज डिलीटेड, बाय पीबी दिस क्वेश्चन वाज डिलीटेड। उसके द्वारा क्या कर दिया गया था, डिलीटेड, क्योंकि दो ऑप्शन आपके सही हो रहे थे यहाँ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम मूव करें तो क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइस हमसे कि इन अ स्टैटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट प्लास्टिक हिंज विल रिड्यूस द नंबर ऑफ रिडंडेंसी बाय हाउ मच। क्या बोल रहा है कि इन स्टैटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर, ये आपका स्टील का क्वेश्चन बोल सकते हैं, बट ये थोड़ा सा कंसेप्ट आपका आता है तो ये हम इसमें भी देख लेते हैं। क्लियर है। तो आपको अगर जैसे सर्वेइंग वगैरह के क्वेश्चन देखना है जिसके लिए आपको प्रीवियस वीडियोस जो हैं उस पर आप क्लिक कर सकते हैं, और इसके लिए आप लेटेस्ट अपडेट्स के लिए नेविगेट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करते रहें, उनका भी फायदा होना चाहिए ना गाइस हमारे साथ साथ में, इसलिए दोनों की ज्वाइनिंग आपकी क्या हो, साथ में आए, इसलिए उनकी हेल्प हो जाए, इसके साथ में उनको भी पता चल जाए, इसलिए आप उनको लिंक शेयर करते रहें। इन अ स्टैटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट प्लास्टिक हिंज विल रिड्यूस द नंबर ऑफ रिडंडेंसी बाय हाउ मच। अगर आपको प्लास्टिक हिंज को क्या करना है, डेवलप करना है, तो कितने कम से कम उस रिडंडेंसी या जो इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर हैं उसमें से आपको रिक्वायर्ड होंगे, मतलब कम करना पड़ेंगे। तो क्या बनता है हमारा फार्मूला, ये प्लास्टिक एनालिसिस पढ़ते हैं ना जब आप स्टील स्ट्रक्चर्स में, जैसे एमपीपीएससी यही वगैरह का प्रिपरेशंस करते हैं तो उसमें आपके इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। बेसिक सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं हम कि नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज required to collapse of structure or member। इसको अगर मैं n से रिप्रेजेंट करूं, क्या बोल रहे हैं आप, नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट कोलैप्स ऑफ स्ट्रक्चर और मेंबर कितने होते हैं, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी -1, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी -1। कितना अच्छे से क्वेश्चन पूछा है व्यापम ने, देखिए आप, ये मतलब एक तरह से ऐसा मान लीजिए ईएसी लेवल का क्वेश्चन पूछा था आपसे, या गेट लेवल का 1 नंबर का क्वेश्चन अगर बने, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, डिग्री ऑफ स्टैटिक
इनडिटर्मिनेसी। तो अगर इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स को आपको क्या प्लास्टिक हिंजेस डेवलप करवाना है तो उसमें से क्या होगा, जितनी उसकी डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी है उसमें से एक और कम कर दो तो वो स्ट्रक्चर आपका कोलैप्स हो जाएगा, गिर जाएगा। क्लियर है? जैसे आपका तो यहां पर कितना होगा, क्या लिखा है, इन स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट प्लास्टिक हिंज विल रिड्यूस द नंबर ऑफ रिडंडेंसी बाय हाउ मच। कितने से करना पड़ेगी आपको रिड्यूस, तो आपसे रिड्यूस करना पड़ेगी 1 से, कि 2 से, कि 3 से, कितने से हैं 1 से है ना, तो आप कितना करेंगे आंसर ऑप्शन बी, या 1 से आप डिडक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर गाइस अगर हम मूव करें तो क्या पूछा गया था कि अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पान एल कैरीज अ यूडीएल। स्पान एल है, कैरीज क्या कर रहा है, यूडीएल। तो ठीक है, ये हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया। ये यूडीएल कैरी करवा दिया आपने, कितना है W किलोग्राम ना, ठीक है, किलोग्राम में ले लेंगे हम, W किलोग्राम पर मीटर। What is the magnitude of concentrated load to be applied at the center of this beam which would produce the same deflection as the UDL? अगर इस लोड की जगह मैं क्या रखूं, इसी बीम के ऊपर, क्या बोला है सेकंड क्वेश्चन में कि इसी जगह में क्या रखूं, पॉइंट लोड लगा दूं मैं, कहां पर, P। स्पान क्या रखूं मैं, अभी भी L है और यहां पर भी L है। तो डिफ्लेक्शंस क्या लिखा है कि अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पान एल कैरीज, कि अगर इन दोनों का रिफ्लेक्शंस क्या समान लिखा है ना, कि अप्लाइड एट द सेंटर वुड प्रोड्यूस द सेम डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शंस क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं वो, सेम डिफ्लेक्शंस। मतलब गाइस यहां पर जो डिफ्लेक्शन आने वाला है, यहां पर जो डिफ्लेक्शन आने वाला है हमारा, उसको अगर मैं डेल्टा कंसिडर कर लूं, और यहां पर जो डिफ्लेक्शन आने वाला है उसको भी क्या करेंगे हम, डिफ्लेक्शंस, क्योंकि बोला क्या है बंदे ने आपको, सेम डिफ्लेक्शन कंसिडर करना है। क्या करना है गाइस, हमको सेम डिफ्लेक्शंस बनाना है। तो क्लियर है? तो क्वेश्चंस आपके सामने दिख रहा है गाइस, हमको क्या दिख रहा है क्वेश्चन, हमको कि यूडीएल आपका डब्ल्यू लोडिंग है और पी आपका है, तो डिफ्लेक्शंस, तो पी की वैल्यू कितनी होगी ये आपको निकाल कर बता देना है। तो डेल्टा यूडीएल के केस में कितना होता है, डेल्टा होता है 5/3/4 WL4/EI। और इसके केस में डेल्टा कितना होता है गाइस, तो इसके केस में हमारा जो डेल्टा होता है वो डेल्टा होता है आपका, डेल्टा इज इक्वल टू PL3/48EI। 48EI। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कंडीशंस आप क्या करेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा, इन दोनों डेल्टा को हम क्या कर देंगे, इक्वेट करेंगे। या आप ऐसा भी मान लें कि अगर ये डेल्टा 1 है और ये डेल्टा 2 है, तो डेल्टा 2 और डेल्टा 1, तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 के बराबर होना चाहिए। ये कंडीशन, सेम डिफ्लेक्शन एज द यूडीएल आपको लिखा गया है। तो यहां पर रख देंगे हम 5/3/4 WL4/EI। देखिए ऐसे जो क्वेश्चन दिख रहे हैं ना आपको, और यहां पर कितना है हमारा PL3। ये देखिए क्वेश्चंस जो हम देख रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 100 में से कैसे कुछ कुछ न्यूमेरिकल या कंसेप्चुअल पूछे गए हैं। अब आप इसको, यहाँ पर क्या है कि 2 फार्मूले आपको याद होने चाहिए। इसके पहले स्ट्रेन एनर्जी वाला, मूवमेंट वाला आपसे पूछा गया, वहाँ पर भी डिफ्लेक्शंस, तो डिफ्लेक्शंस के फार्मूले भी हम याद कर लें। तो यहाँ पर क्या है गाइस, अब इन दोनों में से ये EI टर्म्स कैंसिल हो जाएगी, L3 से ये L⁴ खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ L बचेगा। क्लियर है ये टर्म्स भी। अब बचेगा कितना, ये 5 है तो 5 ठीक है, ये 48 है जिसको हम कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो क्या बचेगा ये, इसको आप 12 से कैंसिल आउट करें जैसे, तो ये 12 × 4 = 48, 12 दूनी 24, 12 × 36,
और 12 दूनी 24, ये 32, ये 4, तो ये 4 8 हो जाएगा, है ना। तो बचेगा कितना गाइस हमारा कि जो p वैल्यू है वो p किसके बराबर हो जाएगा 5/5 WL/8। क्लियर है। तो कौन सा आंसर हो रहा है 5WL/8। ऑप्शन नंबर सी आपका 100% करेक्ट हो रहा है। तो ये क्लियर है गाइस हमको यहाँ पर ये सारे कंसेप्ट। तो देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले हम कि क्या बन रहा है कि व्हेन अ मेंबर इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल टेंसाइल लोड, व्हेन अ मेंबर इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल टेंसाइल लोड, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नॉर्मल स्ट्रेस, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नॉर्मल स्ट्रेस, क्या होगा वो वैल्यू निकाल कर आप बता दीजिए। ग्रेटेस्ट नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा वो निकाल कर आप बता दीजिए, ये आपसे पूछ रहा है। ग्रेटेस्ट नॉर्मल स्ट्रेस व्हेन अ मेंबर इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल टेंसाइल लोड। ये है टॉपिक आपका कौन सा, ये आया है फ्रॉम मोहर्स सर्कल। क्राइटेरिया से, कहां से आया गाइस, मोहर्स सर्कल के क्राइटेरिया से। और मोहर सर्कल क्राइटेरिया में देखिए क्या क्या ऑप्शंस हैं कि हाफ द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, ट्वाइस द मैक्सिमम और नन ऑफ दीज। ये नॉर्मल स्ट्रेस को अगर मैं किससे रिप्रेजेंट करूं, अगर नॉर्मल स्ट्रेस को आप सिग्मा से रिप्रेजेंट कर दें, किससे रिप्रेजेंट कर दें हम, सिग्मा से। क्या दिया गया है कि एक बॉडी है जिसके ऊपर आपका व्हेन अ मेंबर इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल टेंसाइल लोड, तो ये एक्सियल टेंसाइल लोड आपने यहाँ पर अप्लाई करवा दिया। ये एक्सियल टेंसाइल लोड हमने गाइस इसके ऊपर क्या कर दिया है, आपने अप्लाई करवा दिया है। तो बताइए कि इसकी वैल्यूज क्या होगी, ये किसके बराबर होगा, ये हमको बताना है। तो सिग्मा टी। अब जब ये कौन सी कंडीशन है, यूनी एक्सियल कंडीशन, यूनी एक्सियल कंडीशन। और यूनी एक्सियल कंडीशंस में गाइस हमको क्या पता है, तो यूनी एक्सियल कंडीशंस में हमको ये पता है कि आपका एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेसेस लग रहे होंगे, शियर फोर्स आपका 0 हो रहा होगा। कौन सा शियर फोर्स, टाउ एक्स वाई वाले टर्म्स, तो टाउ एक्स वाई आपका 0 हो रहा होगा। अगर आप यहां से रेडियस ऑफ मोहर सर्कल निकालें, रेडियस ऑफ मोहर सर्कल, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम आर से, और ये किसके बराबर होती है गाइस, टाउ मैक्सिमम के बराबर। और ये टर्म्स होती हैं हमारी रूट ऑफ सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई। कंडीशंस गिवन है गाइस हमको। कंडीशन क्या गिवन है कि यूनी एक्सियल कंडीशन है। तो यूनी एक्सियल कंडीशन है मतलब क्या है, यह सिर्फ सिग्मा एक्स के बराबर है। और टाउ एक्स वाई क्या होगा यूनी एक्सियल कंडीशंस में, ये टर्म्स हो जाती हैं आपकी 0 के इक्विवेलेंट। क्लियर है। तो यहां पर जो है टाउ मैक्सिमम वो किसके बराबर बच रहा है, सिर्फ रूट ऑफ सिग्मा एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। क्या लिख लेंगे हम यहां पर, तो जो टाउ मैक्सिमम है वो किसके बराबर हो जाएगा, तो टाउ मैक्सिमम बराबर हो जाएगा हमारा सिग्मा एक्स बाई 2। और यहां पर अगर आप देखें सिग्मा एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टी टाउ मैक्सिमम। सिग्मा टी क्या, एक्स क्या है, सिग्मा टी है। और सिग्मा वाई 0 क्यों किया है, तो ये कंडीशंस लिख देंगे, सिंस यूनी एक्सियल कंडीशन, तो सिग्मा वाई कितना हो गया गाइज हमारा 0। और अभी जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके हिसाब से आप देखें कि अ मेंबर सब्जेक्टेड टू एक्सियल टेंसाइल लोड सिग्मा टी, और इसको मैंने इक्विवेलेंट रख लिया था सिग्मा एक्स। तो नॉर्मल स्ट्रेस किसके बराबर होगा, कि नॉर्मल स्ट्रेस आपका किसके बराबर हो रहा है, सिग्मा टी आपका 2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, ट्वाइस द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, ट्वाइस द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। मतलब ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो रहा है गाइज, करेक्ट हो रहा है। एंड देन बढ़े अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पर, तो क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर अ परफेक्टली रिजिड बॉडी।
ये आपसे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं थ्रू कंसेप्ट, जैसे कि यहाँ इंटरव्यू वगैरह में जाते हैं आप, पीएसयूज वगैरह के इंटरव्यू में जाते हैं, तो बिल्कुल पीएसयूज वगैरह के इंटरव्यूज़ में आपसे ये पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन कि परफेक्टली रिजिड हैं, परफेक्टली फ्लेक्सिबल बॉडी हैं, तो उनके मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा। बेसिक सा फार्मूला होता है गाइज, अगर आप किसी का भी वापस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाएं तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व यही आपको क्या दे देता है, स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व गिव क्या देता है, गिव मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूं, ई से। मतलब अगर आप यहां पर निकालें या टेन थीटा, तो टेन थीटा कैसे निकलेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ई के बराबर। इतना क्लियर है मुझे। अगर इतना क्लियर है गाइस, फॉर परफेक्टली इलास्टिक रिजिड बॉडी, फॉर परफेक्टली इलास्टिक परफेक्टली रिजिड बॉडी क्या हो जाएगा, डिफॉर्मेशन दैट इज स्ट्रेन, क्या होगा, स्ट्रेन शुड बी जीरो, शुड बी जीरो। मतलब स्ट्रेन कितना होगा मेरा, जीरो होगा। तो गाइस अगर स्ट्रेन जीरो हुआ तो आपका यहां पर जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा वो कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन जीरो, मतलब इनफाइनाइट। किसके लिए, फॉर परफेक्टली रिजिड बॉडी। परफेक्टली रिजिड बॉडी। ये क्लियर है। तो ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट हो रहा है कि इनफाइनाइट वैल्यू रहेगी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की, अगर बॉडी हमारी कौन सी है, परफेक्टली रिजिड बॉडी है। ये क्लियर है गाइस हमको। तो ये हमारे थे फर्स्ट शिफ्ट का जो 3 अप्रैल को 2016 को एग्जाम हुआ था, उसके हमने 14 क्वेश्चन या जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए थे, ये सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पर कवर अप कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पेपर उठाएंगे जिसमें आपके जो भी प्रीवियस ईयर में सॉम से क्वेश्चन बने होंगे वो हम देख लेंगे। क्लियर है। तो अगर आपको यह वीडियोस हेल्पफुल लग रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें। और इस सॉल्यूशंस की पीडीएफ चाहिए अगर, तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी नेविगेट इंस्टीट्यूट के, तो आप टेलीग्राम पर जाइए, नेविगेट इंस्टीट्यूट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। थैंक यू टू एवरीवन।